वेद सोनी और आपकी क्लास में आज हम करेंगे सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 4 टॉपिक टॉपिक इसका नाम बेटा ऑक्शन सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? नीलामी, नीलामी होना। चलिए बेसिकली कुछ टर्म समझ लो बेटा, पहले वो टर्म समझ में आ गई जैसे आपने बाकी चैप्टर में समझा था, फिर वो टॉपिक आसान हो जाएगा। एक होता है सेलर, ओके, एक होता है ऑक्शनर, नीलामी करता, एक होते हैं बिडर, जो बिड लगाते हैं। ओके सर, क्या सेलर खुद भी ऑक्शनर हो सकता है? ये बंदा अलग भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वेद सोनी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है नीलामी के अंदर। मेरे को अपनी प्रॉपर्टी नीलामी में सेल करनी है, तो मैं कौन कहलाऊंगा? सेलर। पर मुझे नीलामी कैसे करते हैं, कैसे वो हथौड़ा बजाते हैं, क्या उसकी शर्तें होती हैं, इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। मैं गया गुरमीत के पास। गुरमीत कौन है? रोहतक का एक फेमस ऑक्शनर है, ये नीलामी करवाता है। ये मेरे बिहाफ पे मैंने इसको अलाउ किया कि मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दे, तो गुरमीत कहलाएगा मेरी प्रॉपर्टी के लिए क्या? ऑक्शनर। ठीक है सर। अब ये प्रॉपर्टी के कागजात और एक टेबल लेके यहां बैठ गया, और यहां सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है नीलामी के अंदर। नीलामी में ये क्या खरीदने आए हैं? ये बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे। बिड को बोलते बेटा, बोली बोली को बोला जाता है बिड लगाना, बिड। सर जमीन किसको मिलेगी? जमीन हमेशा बेटा नीलामी के अंदर सिस्टम होता है, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा जमीन उसी को, प्रॉपर्टी इसी को दे दी जाएगी। ओके सर। सर कुछ हमने ये भी सुना है, एक रिजर्व्ड प्राइस होता है, रिजर्व्ड प्राइस। एक अपर प्राइस, कई बार अपर की लिमिट तो कोई नहीं लगाता, जितना बंदे लगाना चाहें तो अपर की नहीं। हाँ, गवर्नमेंट कई बार अपर लिमिट भी लगा देती है कि इतने से ज्यादा नहीं बिकेगा, इतने से कम नहीं बिकेगा, तो अपर वाला मामला नहीं होता। रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस ही नॉर्मली आता है। इस प्राइस को बेस प्राइस भी बोला जाता है। बेस प्राइस मतलब जहां से बोली लगना स्टार्ट होगी। जैसे वेद सोनी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा था, तो मैंने कहा मिनिमम मेरा घर 40 लाख रुपए का है भाई, 40 लाख से ऊपर ऊपर की बोली लगेंगी। 40 तो बेस प्राइस है, मतलब आप इससे कम की बोली नहीं लगा सकते। जैसे बोली स्टार्ट होती और मैं ऐसा ना बोलता, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, वो कहता 5 लाख, तो उसको फिर समझाते अरे हरामजादे 5 लाख नहीं, मैंने हम नहीं दे रहे। फिर कोई बोलता 7 लाख, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या बता दिया? 40 लाख रुपए तो जी बेस प्राइस है, बोली लगाओगे इसके ऊपर, इसके कम में तो जा ही नहीं सकते। इट मीन हम कह सकते हैं आप रिजर्व प्राइस या बेस प्राइस से नीचे की बोली नहीं लगा सकते, आप अपर की बोली लगा सकते हैं। जो हाईएस्ट बोली लगाएगा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। जो सेलर के बिहाफ पे काम कर रहा है उसको ऑक्शनर बोलते हैं, जो बिड लगाते हैं उसको बिडर बोलते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको सेलर बोलते हैं, और जो खरीद के लेके जाएगा उसको बायर बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कुछ 42 में अब सुनो भाई, कई बार इसमें क्या होता है, ये नीलामी पता है क्यों करते हैं बेटा? कई बार क्या होता है, दो अलग अलग बायर में कंपटीशन हो जाता है। ये रिलायंस ग्रुप का बंदा है, ये टाटा ग्रुप का बंदा है, जिद लग गई, जिद्दी पे बात आ गई कि जो प्रॉपर्टी है वेद सोनी का, जो विला है, जो वेद सोनी का 12 मंजिल 12 माला विला है मुंबई के अंदर, इसको कौन खरीदेगा? रिलायंस लेके जाएगा या टाटा लेके जाएगा? जिद लग गई, जिद लग गई। बेस प्राइस क्या था? 40 लाख रुपए। 40 से बढ़ता बढ़ता इज्जत पे बात आ जाती है, सौदे पे बात आ जाती है, वचन पे बात आ जाती है, तो कई बार नीलामी में इतना प्राइस चला जाता है कि चीज होती तो 40 लाख की और वो 400 करोड़ तक की बिक जाती है, करोड़ों में बिक जाती है। ये आपने फिल्मों में भी शायद देखा होगा, जहां एक साइड अमरीश पुरी होता था, दूसरी साइड विनोद खन्ना या कोई और होता था, इस टाइप से बिड लगाते थे। हाँ जी। एक चीज और सुनो बेटा, जब बोली हाईएस्ट लगती है तो उसके बाद कोई दूसरा बोली ना लगाए, तो ऐसे बोलते हैं बोली 40 लाख एक, 40 लाख दो, और 40 लाख। फॉल ऑफ हैमर, एक हथौड़ा होता है, उसको वो एक दो तीन ऐसे ऐसे बजाते हैं। जरूरी नहीं वो हर बार हथौड़ा बजाएं, वो ताली भी बजा सकते हैं, 3 बार ताली बजा सकते हैं। वो कुछ भी कस्टमरी मैनर हो सकता है, वो फिक्स नहीं है बेटा कि हथौड़ा ही चलाना है। 3 बार घंटे भी बजाई जा सकती है। हाँ, 3 का ही नियम होता है बेटा, नॉर्मली 3 का ही चलता है। ताली बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा सकते हैं 3 बार, इस टाइप से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो भी मैनर डिसाइड होगा वो 1 2 3 करके किया जाएगा, और इसमें अगर किसी और ने बोली नहीं लगाई तो वही उसी के नाम छूट जाती है। सर ये तो बड़ा सिंपल है, पर इसमें लो क्यों बनाया? लो इसलिए बनाया बेटा, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। कैसे? एक वर्ड है बेटा, प्रीटेंडेड बिडिंग। प्रीटेंडेड बिडिंग,
ये क्या होती है? ये होती है बेटा झूठी बिड लगवाना, झूठी बोली चढ़ाना। सर कैसे? ये सेलर है या ऑक्शनर है जिसने माल बेचना है, ये लोग बिडर हैं, ये बोली लगाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जो सेलर है ना, सेलर और ऑक्शनर मिलके क्या करते हैं, इस भीड़ में अपने कुछ बंदे इकट्ठे कर देते हैं। इसी भीड़ में अपने बंदे छोड़ दिए। ये वास्तविक बायर नहीं होते बेटे, ये रियल बायर नहीं होते, ये इसी के बंदे होते हैं। और ये पता है इन बंदों से बात करते रहेंगे, चीज इतनी जेन्युइन है, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके इतने फायदे, इसके नुकसान, मैं नहीं। ये बोली लगाएगा, उसके तुरंत बाद ये बोल देगा, ये बोलेगा, फिर ये बोल देगा, फिर ये बोल देगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि भाई साहब चीज तो पता नहीं क्या है, कोहिनूर हीरा है, हाथ से निकल गया तो विनाश हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ अपने ही बंदों से ये बोली चढ़वाते हैं। अल्टीमेटली कोई ना कोई बायर फंस जाता है और उसको ज्यादा रुपए में खरीद के घर ले जाता है, और जब घर ले जाता है तो चीज वैसी नहीं निकलती, उसका मोटा नुकसान हो जाता है। क्या जेन्युइन राम राज्य में ऐसा होना चाहिए था? इसका मतलब प्री टेंडेड बीडिंग क्या होती है? जब सेलर और ऑक्शनर या सेलर अपने कुछ बंदे भीड़ में खड़े करके जानबूझ के प्री टेंडेड एक फेक बोली लगवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जा सके और बायर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। ऐसी बोली को प्रीटेंडेड बीडिंग बोला जाता है। अगर इसका कल को पता लग गया, अगर इसको कल का पता लग गया तो लो हमारा बोलता है इसको वॉइड करार दिया जाएगा। इसको क्या करार दिया जाएगा? वॉइड। और सामने वाले बंदे के पूरे पैसे उसको वापस दे दिए जाएंगे। क्या आपको प्रीटेंडेड बीडिंग समझ में आ गई? पक्का बात? ठीक है जी। अब एक चीज और है, वो लास्ट समझ लो, उसके बाद हमारा ऑक्शन क्लियर हो जाए। ऑक्शन में फिर कुछ नहीं है। एक होता है राइट टू रिजर्व द बिड, राइट टू रिजर्व द बिड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑक्शन में जब ऑक्शन का कॉन्ट्रैक्ट बना था, नीलामी की शर्तें तय हुई थी। उसमें जो सेलर है, उसमें सेलर है वो एक राइट एक्सप्रेसली बोल के, माना नहीं जाएगा, एक्सप्रेसली चाहे तो एक राइट रिजर्व कर सकता है। क्या भाई? एक बंदा मेरा भी होगा या मेरे पास भी बोली लगाने का अधिकार होगा, सामान बेचने वाला भी वही मैं ही हूं। लेकिन अगर मुझे लगा बोली ज्यादा जाती दिखी और मुझे लगा इस सामान को तो बेचने में फायदा नहीं है, या मेरा मूड पलट जाए, या मेरे को लगता है कि ऐसा कि लोग बहुत कम बोली लगा रहे हैं, इस बोली पे तो चीज को बेचना ठीक नहीं है, मेरे को रखना ही ठीक है, तो यार मैं एक राइट रिजर्व करना चाहता हूं कि बोली लगाते टाइम मैं भी बोली लगा सकता हूं। तुम ज्यादा लगाओगे तो मेरे से ज्यादा तुम ले सकते हो, और नहीं लगाया तो चीज तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ये चीज चोरी छुपे नहीं होती, फेक नहीं होती, ये एडवांस में चीज लोगों को बतानी पड़ती है कि जो सेलर है उसके पास भी रिजर्व है, क्या? राइट किसका? बिड लगाने का। अगर ये आपने बता रखा है तो हो रहा है जेन्युइन सेल, जेन्युइन ऑक्शन हो रही है। लेकिन अगर आपने इसको बिना बताए इस काम को अंजाम दिया है और बिना बताए आपने प्रीटेंडेड बिडिंग कराई है, तो इसको नाम दिया जाएगा प्रीटेंडेड बिडिंग, फिर हो जाएगा ये वॉइड, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? वॉइड। इसका मतलब यहां से एक चीज पता लगती है कि सेलर चाहे तो जो अपने माल की नीलामी करवाना चाहता है वो खुद भी बिडर का रूप ले सकता है, वो खुद भी एक राइट रिजर्व कर सकता है कि भाई मैं भी बोली लगा सकता हूं। बट ऐसा उसको एक्सप्रेसली बताना पड़ता है, प्रायर बोली स्टार्ट होने से पहले ये चीज क्लियर कट शो करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करता तो प्रीटेंडेड बिडिंग होती है, और ऐसा कर देता तो जेन्युइन बिडिंग होती है। क्या आपको इस राइट टू रिजर्व द बिड का मतलब समझ में आ गया? पक्की बात? चलिए जी, तो ये था हमारा सारा, इसका क्या नाम है, ऑक्शन का पॉइंट। अब फटाफट एक बार हम हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं, 3 मिनट के अंदर हम पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करने का प्रयास करना बेटा प्लीज। देखिएगा, यूनिट 4 स्टार्ट की थी। नाम क्या है? अनपेड सेलर किया था। अनपेड सेलर वो होता है, अनपेड जिसको पैसा नहीं दिया। एक पार्टी होती सेलर, एक पार्टी होती बायर। बायर अगर पैसे ना दे, इसने तो अपना वादा निभा दिया, लेकिन बायर वादा ना निभाए तो इस सेलर को, इस बदनसीब सेलर को क्या बोला जाएगा? अनपेड सेलर बोला जाएगा। एक बात। दूसरी, जब अनपेड सेलर होता है तो फिर उसका गुस्सा निकलता है। वो गुस्सा दो चीजों के खिलाफ निकल सकता है, या तो निकलेगा गुड्स के अगेंस्ट, क्या निकलेगा? पर्सन के अगेंस्ट। पर्सन पहले वो गुड्स पे गुस्सा उतारता है, अगर गुड्स पे काबू ना आए तो फिर वो बंदे के खिलाफ जाता है। तो स्टेप 1 प्रायोरिटी कहां रहती है? गुड्स को कब्जे में ले लेना। लेकिन यहां बात ना बने तो फिर वो यहां जाता है। गुड्स के खिलाफ 3 राइट, फटाफट बताओ कौन से, जल्दी जल्दी। लियन, स्टॉपेज, और लास्ट में रीसेल। सबसे वैल्यूएबल राइट का नाम बताओ।
रीसेल हो गया। पर्सन के खिलाफ कुछ राइट होते हैं? कौन से बेटा? अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया, मैं तुमसे पूछ लेता हूं बेटा। सेलर और बायर दो पार्टी हैं। अब तक मैं बायर को बदनाम कर रहा हूं, इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए। उल्टा कर दो, बायर ने पैसे दे दिए, सेलर माल की डिलीवरी देने से मना कर देता है, डिलीवरी देने से मना कर दिया और बोलता उखाड़ ले जो उखाड़ना है। क्या बायर के पास भी सेलर के अगेंस्ट कुछ राइट है? सोच के बताना। जैसे 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 शूट फॉर एडवांस मनी, जो भी उसने एडवांस दे रखा है, जो भी प्राइस दे रखा है, जो भी पैसे दे रखे हैं उसके लिए। लेट पैसे मिले तो क्या इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है? उसके माल ना देने की वजह से, उसके माल ना देने की वजह से उसके ग्राहक खाली चले गए, कस्टमर टूट गए, नुकसान हो गया, क्या डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है? इसका मतलब सर एक चीज क्लियर होगी क्या? जो अगर बायर फोल्ड करता तो सेलर के बायर के अगेंस्ट जो राइट है, वही सेम राइट बायर के भी सेलर के अगेंस्ट है। इसका तो लो सिर्फ सेलर को प्रायोरिटी नहीं देता, वो बायर को भी इक्विवेलेंट राइट देके चलता है। क्या आपको ये बात क्लियर होगी? यस और नो? लियन के राइट में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है रिटेन। लियन में पहले भी माल आपके कब्जे में होता है, बाद में भी आपके कब्जे में रहते हैं। हम जब तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे जब तक तू पैसे नहीं देगा, हम जब तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे जब तक तू पैसे नहीं देगा, इसको बोला जाता है लियन। उसके बाद आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब स्टार्ट होता है जब लियन एंड हो जाता है। स्टॉपेज माल के चल दिया और बायर की डिलीवरी लेने से पहले जो माल रास्ते में होता है, लेकिन इस पावर को सिर्फ एक ही केस में यूज किया जा सकता है। बताओ कौन से केस में? इंसॉल्वेंसी के केस में। जब माल वापस आपके पास आ जाता है तो आप एक वर्ड यूज करते हैं, बताओ क्या? रिगेन करने के बाद क्या आप क्या आप इस माल को रीसेल कर सकते हैं? रीसेल करते टाइम क्या हमेशा इन्फॉर्म करना पड़ेगा? अदर के केस में करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो नुकसान किसका? अगर कर दिया और फिर नुकसान हो जाए तो किसका? अगर इन्फॉर्म नहीं किया अगर इन्फॉर्म नहीं किया और एक्सेस फायदा हो जाए तो एक्सेस फायदा किसका? अगर इन्फॉर्म कर दिया और फिर फायदा हो जाए तो किसका? क्या सेलर और ऑक्शनर एक ही बंदे हो सकते हैं? ठीक है जी। जो बिड लगाता है उसको क्या बोलते हैं? सामान किसको वो मिलता है जो लोएस्ट बोली लगाता है? फेक फेक बोली लगाने वाले को हरी हैंडेड बिडिंग बोलते हैं, हरी हैंडेड। ठीक है जी। क्या सेलर भी अपने पास एक राइट रिजर्व कर सकता है, मैं भी बिड लगाऊंगा? चोरी छुपे होता है, चोरी छुपे होता है। एक्सप्रेसली राइट रिजर्व करना पड़ता है। अगर चोरी छिपे किया तो ये बिडिंग क्या कहलाएगी? ठीक है जी। सबसे कम प्राइस, इससे कम प्राइस पे आप नहीं जा सकते, उस टर्म को क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड प्राइस। ओके, ठीक है जी। एक चीज और बताइएगा अब आप, अगर टैक्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो टैक्स रेट चाहे घटे और चाहे बढ़े, बढ़ेगी तो नुकसान होगा बायर का, घटेगी तो बेनिफिट होंगे बायर के। दोनों चीज सेलर की होती है, बायर की होती है। क्या इस चीज को रोका जा सकता है? जब आप इसको स्टडी मेट से पढ़ना प्रयास करेंगे, तो जब आप राइट टू लियन पढ़ेंगे, या आप रीसेल पढ़ेंगे, और या आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ेंगे, तो डबल डबल दे रखा है, डबल डबल दे रखा है। तो आपको हर जगह एनालिसिस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको? एनालिसिस। एक टॉपिक मैंने नहीं करवाया, वो टॉपिक बता देता हूं मैंने कौन सा नहीं कराया। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिट, बताइएगा डिफरेंस बताइए बिटवीन लियन और
स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है? यहां यहां पहले भी हमारा पोजीशन था, यहां पोजीशन निकल जाने के बाद दोबारा आता है। यहां रिटेन वर्ड यूज होता है, यहां रीगेन वर्ड यूज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में यूज हो सकता है, ये एवरी केस में यूज हो सकता है। इसका स्कोप ज्यादा होता है, इसका स्कोप कम होता है। चार ही डिफरेंस दे रखे हैं, क्या मैंने चारों याद करवा दिए? चलिएगा, आज के लिए इतना काफी है बेटे। और टेस्ट का टाइम, मैं अभी टेस्ट बना के, सुनो बेटा ध्यान से, अब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं पहले, 1 मिनट।